हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली हिंदी क्लासेज में। नमस्ते है, कैसे हैं सब लोग। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति। इससे जो पहले वीडियो मैंने बनाई है उसमें हमने राष्ट्रपति को इम्पोर्टेंट पॉइंट और क्वेश्चन आंसर के माध्यम से पढ़ लिया है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं उपराष्ट्रपति। इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे और क्वेश्चन आंसर होंगे, और इसी में केंद्रीय मंत्रिपरिषद को भी रखा है। तो ये दो टॉपिक हो जाएंगे, उपराष्ट्रपति और केंद्रीय मंत्री परिषद। और हम देखेंगे इनका कार्यकाल भी देखेंगे, पहले राष्ट्रपति कौन रहे हैं, उपराष्ट्रपति। तो शुरू करते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट से। फ्रेंड्स, ये क्लास ARO UPPCS को टारगेट में रख के बनाई गई है। वैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और संविधान के क्वेश्चन आंसर हैं, तो इम्पोर्टेंट तो सभी के लिए है। फ्रेंड्स, एक बात और कहना चाहूँगी, वैसे तो हर सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है, हमें हर सब्जेक्ट की समझ होना ज़रूरी है, मगर ऐसा नहीं हो पाता है। मगर फिर भी मैं एक बात कहना चाहूँगी जो मुझे इम्पोर्टेंट लगती है, और आप भी कमेंट करके बताइए क्या मैं सही कह रही हूँ। भारतीय संविधान खास करके लड़कियों को तो ज़रूर ही पढ़ना चाहिए, जिससे उन्हें अपने राइट्स पता चलते हैं। खैर, जो भी है, उपराष्ट्रपति शुरू करते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, संविधान के अनुच्छेद 66 के तहत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचकगण के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार संक्रमणीय मत द्वारा होता है। अगला पॉइंट है, संविधान के अनुच्छेद 67 ख के अनुसार उपराष्ट्रपति को राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स के ऐसे प्रस्ताव के द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया है और जिससे लोकसभा सहमत है। भारत के उपराष्ट्रपति एवं उनका कार्यकाल इस प्रकार है। यहाँ उपराष्ट्रपति हैं, इधर उनकी अवधि है। तो सबसे पहले हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनका जो टाइमिंग है 1952 से 1962 है। नेक्स्ट हैं दूसरे डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनका टाइम है 1962 से 1967। नेक्स्ट है पीवी गिर 1967 से 1969 है। नेक्स्ट हैं गोपाल स्वरूप पाठक 1969 से 1974। बीडी जत्ती 1974 से 1979 इनका समय है। एम हिदायतुल्लाह 1979 से 1984। नेक्स्ट 7 है आर वेंकट रमन 1984 से 1987। अगले हैं 8वें क्रम के हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1987 से 1992। नेक्स्ट हैं 9वें क्रम में है KR नारायण 1992 से 1997। 10वें क्रम के हैं डॉक्टर कृष्णकांत 1997 से 2002। कार्यकाल के दौरान इनका निधन हो गया था। अगले हैं 11वें क्रम के भैरव सिंह शेखावत 2002 2007 तक इनका कार्यकाल रहा है। 12 नंबर में है मोहम्मद हामिद अंसारी
2007 से 2017। 13 क्रम में है वेंकैया नायडू 2017 से 2022। 14 में है हमारे जगदीप धनखड़ 2000 से 2022 से अब तक जगदीप धनखड़ वर्तमान में है। इम्पोर्टेंट पॉइंट के बाद हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन कहा गया है जबकि दूसरे को कारण कहा गया है। कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य होने के लिए अर्हित है। आर क्या कह रहा है? आर कह रहा है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये तो ए और आर हो गए। अब हम इसके देखने वाले हैं कूट ए। दोनों ए और आर सत्य हैं तथा आर ए का एक मान्य स्पष्टीकरण है। बी दोनों ए तथा आर सत्य हैं परंतु आर ए का एक मान्य स्पष्टीकरण नहीं है। सी ए सही है परंतु आर गलत है। डी ए गलत है परंतु आर सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। दोनों ए और आर सत्य हैं तथा आर ए का एक मान्य स्पष्टीकरण है। तो हम इसकी व्याख्या से क्लियर कर सकते हैं और अच्छे से। कथन की कारण द्वारा पुष्टि होती है क्योंकि अनुच्छेद 66(3) के अनुसार उपराष्ट्रपति बनने के लिए राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की अर्हता होनी चाहिए, जबकि अनुच्छेद 89(1) के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन कथनों में से कौन सा सही है? राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है। दूसरा पॉइंट है, राज्य की विधायिकाओं के सदस्य दोनों के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ कूट दिया हुआ है, ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 1 और 2, डी न तो 1 ना ही 2। तो इसका पहला ही आंसर सही हो जाएगा। राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है, ये इसका आंसर है। और ये इसकी व्याख्या है, राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है। इनके चुनाव में जनता प्रत्यक्ष भाग नहीं लेती है। राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा तथा दिल्ली एवं पांडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, जिन्हें हम निर्वाचित करके भेजते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों ही सदस्य भाग लेते हैं, किंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की विधानसभाओं के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है तथा ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। इस प्रकार कथन 1 सही है जबकि कथन 2 गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत का उपराष्ट्रपति भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदधारी है। दूसरा पॉइंट है, राष्ट्रपति के पास पद से संबंध कोई औपचारिक कार्य यानी दायित्व नहीं है। तीसरा पॉइंट है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है। चौथा पॉइंट है, राष्ट्रपति की पदत्याग अपदस्थीकरण अथवा मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। अब इसके कूट देखते हैं।
ए 1 तथा 2, बी 1 2 तथा 3 मतलब 3 तीनों सही है, सी 1 3 तथा 4, डी सभी चारों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी सभी चारों। जो लोग वीडियो को लाइक कर देते हैं उनको दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहती हूँ, और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं कर पाते हैं उनसे पुनः रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ लाइक कर दिया करें। व्याख्या देखते हैं इस क्वेश्चन की। भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पश्चात भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदधारी है। वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, परंतु उसके पास उपराष्ट्रपति पद से संबंध कोई औपचारिक दायित्व नहीं है। वह राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन करता है तथा राष्ट्रपति के पदत्याग, अपदस्थीकरण तथा मृत्यु की स्थिति में राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। इस प्रकार आंसर हमारा डी सही हो जाएगा। उपराष्ट्रपति जी से इम्पोर्टेंट पॉइंट और क्वेश्चन आंसर हो चुके हैं। अब हम देखने वाले हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद और उसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 74 में स्पष्ट उल्लेख है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। अगला पॉइंट है भारत का प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। राष्ट्रपति से लेकर के एंड तक सारे क्वेश्चन आंसर इम्पोर्टेंट होंगे। ऐसा नहीं है कि पहले वाले ना हो, वो भी हैं, मगर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, संसद, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आजकल यूपीपीसीएस में भी इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं। संसद से जरूर 1-2 क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट पॉइंट है वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान या अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट है उप प्रधानमंत्री पद का उल्लेख संविधान में नहीं है। मंत्रिमंडल का सदस्य निम्न सदन लोकसभा के साथ साथ उच्च सदन राज्यसभा का भी हो सकता है। अगला पॉइंट है स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री R.K. षणमुखम चेट्टी ने इन्होंने स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट 26 नवंबर 1947 को प्रस्तुत किया था। अगला पॉइंट है संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल अनुच्छेद 352 के खंड 3 में किया गया है। 24 जुलाई 1991 को तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने नई औद्योगिक नीति की घोषणा की। केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय सीधे प्रधानमंत्री के अधीन होता है। इसका प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव होता है जो सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष भी होता है। अब हम इसके देखने वाले हैं क्वेश्चन आंसर। केंद्रीय मंत्रिपरिषद क्वेश्चन नंबर 1 है भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है? ए अनुच्छेद 70, बी अनुच्छेद 72, सी अनुच्छेद 74, डी अनुच्छेद 75। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 75। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 मंत्रिपरिषद की नियुक्ति एवं पदच्युति को विवेचित करता है। अनुच्छेद 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। अनुच्छेद 75(2) के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है संघ मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। दूसरा पॉइंट है
संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। हम इसके कूट देखते हैं। ए केवल 1 सही है, बी 1 और 2 दोनों सही है, सी न तो 1 ना ही 2 सही है, डी केवल 2 सही है। इसका सही आंसर है एक, केवल एक सही है। संघ मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे। भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 75(3) के तहत मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, अतः कथन 1 सही है। इसके अलावा अनुच्छेद 75(2) के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर अपने पद धारण करेंगे, इस प्रकार कथन 2 असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ए 21 वर्ष, बी 25 वर्ष, सी 30 वर्ष, डी 35 वर्ष। प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? बी आंसर सही हो जाएगा, 25 वर्ष होना चाहिए। व्याख्या देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 75(1) के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। वह व्यक्ति संसद सदस्य लोकसभा या राज्यसभा होना अनिवार्य है अथवा 6 माह के भीतर उसे संसद का सदस्य होना होगा। लोकसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष तथा राज्यसभा के लिए 30 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में कौन एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? पहला पॉइंट है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा इंदिरा गांधी, तीसरा पॉइंट है गुलजारीलाल नंदा, चौथा पॉइंट है अटल बिहारी वाजपेयी। नीचे दिए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए 1 और 2, बी 1 और 3, सी 1, 2 और 4, डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, सही सभी हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और रिपीट हो जाते हैं क्वेश्चन तो मैं छोड़ देती हूँ। भारत के प्रधानमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुए हैं? ए अटल बिहारी वाजपेयी, बी वीपी सिंह, सी चंद्रशेखर, डी चौधरी चरण सिंह। तो इनका सही आंसर डी हो जाएगा, चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह 28 जुलाई 1979 से 14 जुलाई 1980 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। उनके पूरे कार्यकाल के दौरान लोकसभा की बैठक ही नहीं हुई। लोकसभा की निर्धारित बैठक से एक दिन पूर्व ही कांग्रेस द्वारा समर्थन वापसी के कारण चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। अन्य तीनों प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल में संसद में उपस्थित हुए थे।